गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई और कौन कौन से कंप्यूटर्स किस किस टाइम पे आए और उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, किन किन मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स या साइंटिस्ट का उसमें योगदान रहा, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज अबेकस। हम सबसे पहले बात करते हैं अबेकस की। अबेकस जो है वो फोर्थ सेंचुरी बीसी में आया था। अबेकस क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट जिसका काम कैलकुलेशंस करना था। इनिशियली जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया था उसका पर्पस सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना था। मीन्स लाइक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इवन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं हो पाया था, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही सीमित रहा। तो जो अबेकस है दैट इज अ सिंपल काउंटिंग एड मे हैव बीन इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया, नाउ इराक, इन द 4th सेंचुरी बीसी। मींस ये डिवाइस बहुत पहले इन्वेंट कर लिया गया था और इसका बेसिक पर्पस क्या था? सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करना। फाइन। अब अगर हम आगे बात करें, दिस डिवाइस अलाउज यूजर्स टू मेक कंप्यूटेशंस यूजिंग अ सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग बीट्स। हम यहां पे क्या यूज करते थे? बीट्स का यूज करते थे। एक सर्कुलर फॉर्म में बीट्स होती थी जिनको हम यूज करते हुए काउंटिंग कर सकते थे। कंसिडर द इट कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर। जो अबेकस है उसे हम फर्स्ट कंप्यूटर भी मानते हैं। कुछ इस तरह से अबेकस नजर आता था जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो है ये सर्कुलर बीट्स हैं जो इसमें यूज की जाती थी। ये भी क्या है? देखिए, ये बीट्स जो हैं ये यूज की जाती थी कैलकुलेशंस करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। आज भी हम देखते हैं, अगर हम जनरली देखें तो जो बच्चे स्कूल में स्लेट का यूज करते हैं उसमें भी ये बीट्स दी हुई होती हैं। उसका पर्पस, या हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का अबेकस डिवाइस होता है। अबेकस के बाद हम बात करते हैं ब्लेज पास्कल की। ब्लेज पास्कल एक मैथमेटिशियन है जो कि 1623 से 1662 के बीच में वर्क कर रहे थे। इन 1642 द फ्रेंच मैथमेटिशियन and philosopher Blaise Pascal invented a calculating device that would come to be called the adding machine. Means जो ब्लेज पास्कल ने फर्स्ट डिवाइस बनाया था उसे एडिंग मशीन भी बोला जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट एंड अर्लीस्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वाज द पास्केलाइन। जो पहला डिवाइस था जो कि मैकेनिकल डिवाइस था एक, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्केलाइन बोलते हैं, जिसका यूज कैलकुलेशंस में किया जाता था। वो कुछ इस तरह से दिखता था जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके बाद ओरिजिनली कॉल्ड अ न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर और द पास्केलाइन, पास्कल्स इन्वेंशन यूटिलाइज्ड अ ट्रेन ऑफ 8 मूवेबल डायल्स। इसमें क्या किया गया था? 8 मूवेबल डायल्स का यूज किया गया था। कुछ इस तरह से वो मूवेबल डायल्स आपको दिखते थे, जिसका बेसिक प्रोसेस सिर्फ एडिंग करना था, या आप कह सकते हैं सिंपल कैलकुलेशंस के लिए इस मशीन का यूज किया जाता था। पास्कल्स मैकेनिकल एडिंग मशीन ऑटोमेटेड द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। ऑल्दो स्लो बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, अगर हम आज के साथ इसको कंपेयर करें तो इस डिवाइस की जो स्पीड थी कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड नहीं थी। बहुत ही कम स्पीड के साथ ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था। एंड दिस मशीन डिड प्रोवाइड अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड ओनली परफॉर्म्ड एडिशन। देखो यहां पे क्या वर्ड आ रहा है कि ये जो डिवाइस है सिर्फ एडिशन करने के लिए काम में लिया जाता था, नॉट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मींस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इस डिवाइस के द्वारा पॉसिबल नहीं था। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ब्लेज पास्कल के डिवाइस को शो कर रही हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि ये किस तरह का डिवाइस नजर आता था। फुली मैकेनिकल डिवाइस था, इसका यूज सिर्फ बेसिक एडिशन करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट जो है दैट इज द गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लिबनिज। इनके बारे में बात करते हैं। दिस स्टेप्ड रेकॉनर सपोज टू बी एबल टू एड। मींस ये जो डिवाइस था
ये जो डिवाइस इन्होंने बनाया, इसमें ये माना गया था कि ये जो डिवाइस है ये एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, लेकिन इस डिवाइस ने कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं किया। ये डिवाइस सिर्फ एक तरह का डिजाइन रह गया, लेकिन इस डिवाइस ने कभी भी प्रॉपरली काम नहीं किया। अब हम बात करते हैं सबसे पॉपुलर नेम की, सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम की, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में लिया जाता है, दैट इज द चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। उनके बारे में बात करते हैं, जिनका जन्म 1791 में हुआ, एंड चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड प्रोफेसर। In 1822, he persuaded the British government to finance his design. देखो इन्होंने क्या किया, एक मशीन का डिजाइन रेडी किया और उसके लिए इन्होंने फंड की डिमांड की। कहां से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और वो इन्होंने कहा था कि वो डिवाइस क्या कर सकता है, टेबल्स को कैलकुलेट कर सकता है, टेबल्स फॉर लॉगरिथम्स। और इस डिवाइस को नाम दिया जाना था डिफरेंस इंजन, और यही नाम इसको दिया भी गया। This difference engine was able to calculate numbers to 20th place and print them at 4 digits per minute, जो कि उस टाइम के लिए काफी अच्छी स्पीड मानी जाती थी। And with the Charles Babbage creation of this analytical engine, Charles Babbage ने एक डिवाइस और डिजाइन किया, that is known as the analytical engine, and it took the form of a general purpose machine. लेकिन एनालिटिकल जो इंजन था वो सिर्फ डिजाइन हो पाया, इसको बिल्ट नहीं किया जा सका। इसको बिल्ट ना करने के कारण ये सिर्फ एक ड्रीम ही रह गया, मींस इसको हम प्रैक्टिकली इस डिवाइस का यूज नहीं कर पाए। देखो एनालिटिकल इंजन का जो डिजाइन था दैट वाज गिवन इन 1833 एंड यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड्स। यहां पे किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड्स का यूज इनपुट के लिए एंड स्टोरेज के लिए किया जाता था। इस मशीन को, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ डिजाइन ही इसका पॉसिबल हो पाया, और ये कभी भी मशीन क्या है, प्रैक्टिकली हमारे सामने नहीं आ पाई। तो ये चार्ल्स बेबेज का एक ड्रीम था जो पूरा उस टाइम नहीं हो पाया। उसके बाद हम बात करते हैं जोसेफ जैकवर्ड की, जिन्होंने उन्होंने भी एक डिवाइस उस टाइम पे मैन्युफैक्चर करके दिया। In a vivid demonstration of the power of his invention, Joseph Mary Jacquard using 10,000 punch cards. इन्होंने 10,000 punch cards का यूज किया, programmed a loom to weave a portrait of himself in black and white silk above. देखो वो एक डिवाइस इन्होंने जो बनाया, जो क्या कर सकता था, इस तरह से एक पोर्ट्रेट को डिजाइन कर सकता था। इट वॉज द ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट। फाइन। अब हम वापस बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं कि इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके डिजाइन ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नया नाम दिया, जिसके थ्रू आज के कंप्यूटर्स भी क्या हैं, उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, लेकिन वो बहुत अपडेटेड हैं, लेकिन इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। ये हैं फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो कि हैं एडा बायरन, that is the Countess of Lovelace, and यूएस सेंसस के अंदर भी इन्हीं डिवाइस का यूज किया गया, और यूएस जो सेंसस है वो हर 10 साल में होती थी। प्रोसेस डन बाय हैंड इन 19th century took 10 years to complete। मतलब उस टाइम पे यूएस की सेंसस को कंप्लीट होने में 10 साल लग गए, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है, और 10 साल में एक बार होती थी, तो इट मींस जब तक दूसरी सेंसस का टाइम आ गया तब तक पहले वाली कंप्लीट हो पाई। तो इनके लिए भी कुछ ऐसे डिवाइसेस चाहिए थे जिससे हम इन सेंसस को फास्टली कर पाए, जल्दी कंप्लीट कर पाए, ताकि उनके रिजल्ट्स का कुछ यूज किया जा सके। क्योंकि कभी भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो वो तभी तक वर्थ है उस कैलकुलेशन की जब उसके रिजल्ट्स का कुछ हम यूज कर पाते हैं। अगर उन रिजल्ट्स का कुछ यूज नहीं रहता या उस डेटा की कोई वर्थ नहीं रहती, तो उस टाइम वो डेटा हमारे लिए क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं हर्मन होलेरिथ की। ये भी एक बहुत ही फेमस नाम है कंप्यूटर की दुनिया में। हर्मन होलेरिथ ने कुछ इस तरह का एक पंच कार्ड डिजाइन करके दिया, जैसा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है,
और ये है टैबुलेटिंग मशीन, द फर्स्ट टैबुलेटिंग मशीन जिसमें टैबुलर स्ट्रक्चर में इसको डिजाइन किया गया था। एंड टैबुलेटिंग मशीन क्या है, देखो, यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी रादर देन द मैकेनिकल गियर्स। अभी तक इससे पहले जो भी डिवाइसेस बनाए गए थे उनमें मैकेनिकल गियर्स का यूज किया गया था, लेकिन यहां पे क्या यूज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया, ना कि मैकेनिकल गियर्स का। होल्स रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी टैबुलेटेड वर पंच्ड इन कार्ड्स। यहां पे आप देख रहे होंगे इस डिवाइस में, देखिए कि जो मैंने आपको बताया था अभी, इन्होंने जो पंच कार्ड बनाया था, इसमें कुछ होल्स हैं, इसके अंदर इनको पंच किया गया था। एंड द लोकेशन ऑफ ईच होल रिप्रेजेंटेड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस हर होल क्या है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। कार्ड्स इंसर्टेड इनटू द मशीन एंड मेटल पिंस यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। मेटल पिंस का यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ओपन करने के लिए एंड क्लोज करने के लिए किया जाता था। एक सर्किट को क्लोज करने का मतलब क्या था कि हम क्या है, नेक्स्ट कंप्यूटेशन पे जा सकते हैं, और जो कंप्यूटेशन थी उसको हम एक से इंक्रीमेंट कर देते थे। देखिए, इस डिवाइस के थ्रू जब सेंसस के लिए इस डिवाइस को जब यूज किया गया तो पॉपुलेशन काउंट करने में इसने सिर्फ 6 वीक्स का टाइम लिया, जो कि पहले 10 साल लगे थे। 63 मिलियन के काउंट के लिए इस डिवाइस ने सिर्फ 6 वीक्स लगाए, जो कि उसके कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम था। मींस कुछ ही हफ्तों में वो काम हमारा पूरा हो गया, तो इसीलिए इस डिवाइस का यूज काफी हद तक किया गया। टैबुलेटिंग मशीन जो थी, दैट वाज डिजाइन्ड बाय टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे, जिसे हम आज जानते हैं आईबीएम के नाम से, दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। आज भी ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसका काम आईटी में नए नए डिवाइसेस, नए नए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, और आईबीएम ने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया नए नए इन्वेंशंस करने में, नए नए डिवाइसेस को डेवलप करने में। चाहे आप किसी भी जनरेशन की बात करें कंप्यूटर्स में, हर जनरेशन में आईबीएम ने अपना एक डिवाइस जरूर दिया। पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था वो भी आईबीएम ने डिजाइन करके दिया, जो जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कह सकते हैं। तो आईबीएम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस कंप्यूटर की हिस्ट्री में। इसके बाद हम बात करते हैं हॉवर्ड आइकिन की। हॉवर्ड आइकिन जो कि 1900 से लेकर 1973 तक जिनकी लाइफ रही, एंड आइकन थॉट ही कुड क्रिएट अ मॉडर्न एंड फंक्शनिंग मॉडल ऑफ बेबेज एनालिटिकल इंजन। देखो, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो बेबेज का एनालिटिकल इंजन था वो सिर्फ एक ड्रीम था, वो सिर्फ एक डिजाइन था जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और उसे इंप्लीमेंट किसने किया, हॉवर्ड आइकन ने किया। इन्होंने ही सक्सीडेड इन सिक्योरिंग ए ग्रांट ऑफ $1 million फॉर हिज प्रपोज्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, जिसका नाम दिया गया मार्क 1। मार्क 1 फॉर शॉर्ट फ्रॉम आईबीएम। देखो यहां पे फिर से नाम किसका आ रहा है, आईबीएम का, कि आईबीएम ने इसके लिए मार्क 1 के लिए क्या किया था, $1 million ग्रांट किए, एंड इन 1944 द मार्क 1 वाज स्विच्ड ऑन। And Icon's colossal machine spanned 51 feet in length, 8 feet in height, and 500 meters of wiring were required to connect each component. Means इस डिवाइस के सभी कंपोनेंट्स को, या हम कह सकते हैं कि हर कंपोनेंट को ऐड करने के लिए 500 मीटर वायर की जरूरत पड़ी थी। The Mark I did transform Babbage's dream into reality and did succeed in putting IBM's name on the forefront of the computer. इस डिवाइस ने IBM को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया, और ये डिवाइस इतना सक्सेसफुल हुआ, और इस डिवाइस ने एक और अच्छा काम किया कि जो बेबेज का एनालिटिकल इंजन का जो डिजाइन था वो भी यहाँ पे क्या हो गया, यूज हो गया, और वो भी क्या हो गया, रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। From 1944 on, modern computers would forever be associated with digital intelligence. यहां पे 1944 से डिजिटल कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। यहां से जो डिवाइसेस
बनना स्टार्ट हुए, उनमें डिजिटल इंटेलिजेंस था, मींस वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स परफॉर्म कर सकते थे एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। देखिए होवर्ड आइकन ने जो डिवाइस बनाया था मार्क 1, वो कुछ इस तरह से नजर आता था, आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज ऑल्सो द मार्क 1 कैलकुलेटर जो बनाया गया उस टाइम पे। एंड देन 1939 से 1942 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट बाय जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी, and this computer used binary number system of 0 and 1, means इस कंप्यूटर ने जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन किया गया तो इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया, जो आज भी यूज में आती है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। बाइनरी सिस्टम इज स्टिल यूज्ड टुडे। अब हम बात करते हैं ENIAC की। ENIAC जो है वो क्या है? एक डिवाइस, एक कंप्यूटर जो 1946 में डिजाइन किया गया, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, a machine that computed at speed of 1000 times faster than Mark 1, मीन्स बहुत ही कम सालों में एक ऐसा डिवाइस आया जो मार्क 1 से क्या था, 1000 ज्यादा टाइम से कैलकुलेशन कर सकता था, मींस फास्टर था मार्क 1 से, मींस इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड थी वो 1000 टाइम्स ज्यादा थी मार्क 1 से। इस डिवाइस में 18,000 से लेकर 19,000 तक वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया एंड 70,000 रेजिस्टर्स एंड 5 million soldered joints was used to design this device. 5 million means 50 लाख सोल्डर्ड जॉइंट्स किए गए एंड 70,000 रेजिस्टर्स यूज किए गए, लगभग 18 से 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और फर्स्ट जनरेशन का जो मेजर कंपोनेंट था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से इस डिवाइस को डिजाइन किया गया था और ENIAC आपको कुछ इस तरह से नजर आता था। आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा डिवाइस है, लगभग एक रूम के जितना डिवाइस है, और इस डिवाइस को यूज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। इन डिवाइसेस में हीटिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये क्या थे, कई बार एबनॉर्मली ब्रेकडाउन की कंडीशन में चले जाते थे, मींस अपने आप बंद हो जाते थे या प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं कर पाते थे। ENIAC की अगर हम बात करें तो it could do nuclear physics calculations in 2 hours, मींस अगर न्यूक्लियर फिजिक्स कैलकुलेशंस की बात करें तो ये 2 घंटे में कर सकते थे, जो अगर 100 इंजीनियर 1 साल तक काम करें तब पूरा होता था। मींस इसकी स्पीड अगर हम देखें, इफ वी कंपेयर विद द ह्यूमन बीइंग्स, देन इट वाज क्वाइट फास्टर देन द कैलकुलेशंस दैट वाज डन बाय द 100 इंजीनियर्स इन अ ईयर। फाइन, so this system's program could be changed by rewiring a panel। इसका जो वेट था वो अराउंड 30 टन्स एंड ये कितना एरिया कवर अप करता था, 1500 स्क्वायर फीट का एरिया, दैट वाज अराउंड अ 3 बेडरूम हाउस। हमारे घर का साइज आज इतना होता है जितना एक कंप्यूटर को रखने के लिए उस टाइम पे रिक्वायर्ड था। तो इसके बाद और भी कंप्यूटर्स आए, लाइक ENIAC के बाद एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, IBM 701। टाइम टू टाइम जिस तरह से जनरेशन चेंज होती गई वैसे वैसे नए नए डिवाइसेस आते गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो था वो 1940 ऑनवर्ड्स यूज होने लगा एंड 1944 ऑनवर्ड्स हमारे पास डिजिटल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूटर हमें मिल गया। उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, वैक्यूम ट्यूब से हमने ट्रांजिस्टर्स पे शिफ्ट किया, ट्रांजिस्टर से हमारे पास आईसीज आए, आईसी में हमारे पास आईसी क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से आज हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में हंड्रेड्स ऑफ सर्किट्स को हम एक ही चिप पे फैब्रिकेट कर सकते थे। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद लाइक हमारे पास मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे शॉर्ट में VLSI भी बोला जाता है। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज द ULSI। आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स को एक ही चिप पे फैब्रिकेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो साइज है हमारे डिवाइस का, जो कंप्यूटर का, वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है।
फाइन। तो अगर हम आज कंप्यूटर को डिफाइन करें तो कंप्यूटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट्स एज न्यू डेटा। मींस इसका काम क्या है? इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना। आज के टाइम में अगर हम बात करें, सिंपली हम कंप्यूटर को, डिवाइस को डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट एक्सेप्ट करता है। इनपुट के लिए बहुत तरह के इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। देन ये उस इनपुट को प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड हमारे लिए क्या करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इट कैन मेक सिंपल डिसीजंस एंड कंपैरिजंस। जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं ये उस डेटा के बेसिस पे कंपैरिजंस करता है और सिंपल डिसीजंस बहुत ही इजीली वे में हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता है। आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनकी अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कोई ऐसा इशू रहा ही नहीं है। हमारे पास अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं जो बहुत ही अच्छी स्पीड पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया के पास सुपर कंप्यूटर्स भी हैं जो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इवन अगर हम आज दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो 435 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। एक सेकंड में 435 क्वाड्रिलियन, तो वो बहुत बड़ा एक फिगर है जिसकी वजह से आज हम बहुत ही अच्छे टाइम में है जहां पे कैलकुलेशंस को करने के लिए ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम प्रोग्राम को डिफाइन करें कि प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम क्या है? बेसिकली लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। स्पेशल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो लैंग्वेज नहीं है जो हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के काम आती हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। तरह तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में हैं जिनकी हेल्प से हम सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर्स डिजाइन कर सकते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से कैलकुलेशंस को, कंपैरिजंस को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। ये पिक्चर है वैक्यूम ट्यूब्स की जो एनिएक, कैडवेक, कैडसेक, यूनिवेक में यूज की गई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। एंड अगर हम बात करें 1930 से 1940s के बीच में, तो एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई थी जिसे हम यूनिवर्सल मशीन भी कहते हैं। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है। अगर हम बात करें द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, देन द नेम कम्स दैट इज एलन ट्यूरिंग। Fine. He envisioned a computer that could perform any different task by simply changing a program. अभी तक इससे पहले जो भी डिवाइसेस डिजाइन किए गए या डेवलप किए गए वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते थे। हमें क्या करना पड़ता था कि अगर हमें हमारे टास्क को चेंज करना है तो हमें डिवाइस को चेंज करना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा डिवाइस मिला जिसमें सिर्फ प्रोग्राम को चेंज करके आप अपने टास्क, अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते थे। जैसे आज आप मोबाइल में तरह तरह के एप्लीकेशंस यूज करते हैं और हर एप्लीकेशन क्या है, अलग तरह का टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? एलन ट्यूरिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया। फिर एक नाम आता है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया। आज भी हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। एंड इट डेवलप्ड स्टोर्ड प्रोग्राम्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्राम वुड बी स्टोर्ड इन सीपीयू। मतलब प्रोग्राम को सीपीयू में स्टोर किया जाने लगा, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर कब आए? 1947 में। और जो ट्रांजिस्टर थे उनको किन्होंने बनाया? इन द लैबोरेटरीज ऑफ बेल टेलीफोन, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रैटिन एंड विलियम शॉकले डिस्कवर्ड द ट्रांसफर रजिस्टर्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर्स बोला जाता है। इसकी एडवांटेज क्या थी? ट्रांजिस्टर्स के आने के कारण रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई और वैक्यूम ट्यूब के कंपैरेटिवली ये 1/20 पार्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। मींस काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या हो गया? कम हो गया। एंड हमारे सिस्टम का डिजाइन, हमारे सिस्टम का साइज भी काफी हद तक रिड्यूस हो गया। This tiny device had a huge impact on and an intensive implications for modern computers. In 1956, that was the time of second generation of computers,
द ट्रांजिस्टर won its creators the Nobel Peace Prize for their invention. ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से नजर आते थे, देखिए कंपैरिजन दिखाया गया है। ये तो क्या है, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं और ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ट्रांजिस्टर साइज में वैक्यूम ट्यूब से काफी हद तक छोटे थे और जिसकी वजह से ओवरऑल कंप्यूटर का साइज भी काफी हद तक रिड्यूस हो गया। दिस इज अ ट्रांजिस्टर रेडियो, यू कैन सी द पिक्चर, and then the first computer bug that was recognized by Grace Hopper. First computer bug was recognized by the Grace Hopper, ये नेम आप नोट कर सकते हैं। Then if we talk about the Altair, then Altair, that is the invention of 1975, the invention of the transistor made computer smaller, cheaper and more reliable. Therefore the stage was set for the entrance of the computer into the domestic realm. मीन्स पहले कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़े थे तो इसीलिए उनको नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं किया जा सकता था। बट आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स बाय ट्रांजिस्टर्स एंड देन ट्रांजिस्टर्स बाय आईसीज, आईसीज के आने के बाद एंड ट्रांजिस्टर्स के आने के बाद ये पॉसिबल हो पाया कि ये डोमेस्टिक यूज के लिए भी काम में आने लगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ एड रॉबर्ट्स, द माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री कंपनी MITS जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, wanted to design a computer kit for the home hobbyist. मीन्स घर में यूज करने के लिए इस कंपनी ने एक कंप्यूटर को डिजाइन करने के बारे में सोचा। एंड इन 1970 जॉन हफ के बारे में बात करते हैं, ट्रांजिस्टर्स को किसने रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जिन्हें हम चिप्स भी बोलते हैं, और इसकी वजह से जो कंप्यूटर का साइज था वो और ज्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि एक ट्रांजिस्टर्स पे एक चिप पे हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को प्लेस कर सकते थे। आईसी का मतलब था इंटीग्रेटेड सर्किट, मीन काफी सारे सर्किट्स को एक ही चिप पे जोड़ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको चिप बोला गया और इसकी वजह से जो स्पीड, एक्यूरेसी एंड साइज, स्पीड बढ़ गई, साइज कम हो गया, एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गई, ठीक है। एंड गिविंग कंप्यूटर्स ट्रेमेंडस स्पीड्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। आज हम कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मींस एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आज का कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। In 1970, John Huff invented the microprocessors and entire CPU on a single chip. 1970 में जॉन हफ ने एक ही बोर्ड पे CPU, जिसे हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं, CPU, मेमोरी, उनको क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया, और जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, काफी रिड्यूस हो गया। सो बेस्ड ऑन द इंटेल 8080 प्रोसेसर capable of controlling 64 KB of memory, the MITS Altair, as the invention was later called, was debuted on the cover of the January edition of Popular Electronics magazine. इसको एक मैगजीन में एक स्थान मिला जो भी इन्वेंशन की गई थी, जो कि हमारे इंटेल 8080 प्रोसेसर पे बेस्ड थी। प्रेजेंटिंग द अल्टेयर एज एन अनअसेंबल्ड किट केप्ट कॉस्ट टू मिनिमम। लेकिन अल्टेयर ने एक कमी छोड़ दी कि जो प्रोडक्ट दिया वो अनअसेंबल्ड था, मींस उसके सिर्फ कंपोनेंट्स थे और उन कंपोनेंट्स को अनअसेंबल्ड फॉर्म में हमें दे दिया। तो इसीलिए ये क्या था कि जो भी उसे यूज करना चाह रहा था या परचेज करना चाह रहा था उसकी कॉस्ट काफी हाई रहती थी। Therefore, the company was able to offer this model for only $395 and supply could not kept up with the demand. लेकिन ये पॉपुलर बहुत हुआ, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा आई कि कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही थी और उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। एल्टेयर में ना तो कोई कीबोर्ड था, ना कोई वीडियो डिस्प्ले था और ना ही कोई स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया था। वो कुछ इस तरह से नजर आता था। इसके बाद हम बात करते हैं आईबीएम के पीसी की। देन ऑन अगस्त 12, 1981 आईबीएम अनाउंस्ड इट्स ओन पर्सनल कंप्यूटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है वो किसने दिया था, आईबीएम ने दिया था, जिसे हम पीसी बोलते हैं। एंड यूजिंग द 16 बिट इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर। देखो पहली बार माइक्रो प्रोसेसर किसे बोलते हैं कि जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, एक छोटी सी चिप पे फैब्रिकेट कर देते हैं, तो देन इट इज नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। Allowed for increased speed and huge amounts of memory.
और ये क्या था, एक पूरा असेंबल डिवाइस था, पूरा क्या था, एक असेंबल डिवाइस था, इसीलिए यूजर्स के लिए इसको यूज करना काफी हद तक आसान था। और आईबीएम ने जब इसे मार्केट में लॉन्च किया तो इतनी ज्यादा डिमांड आई कि आईबीएम भी इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सका। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए, जिसे हम जैसे लिख रखा है, टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स एपेटाइट्स एंड टू इंक्रीज यूजेबिलिटी, आईबीएम गेव प्रोटोटाइप IBM PCs टू अ नंबर ऑफ मेजर सॉफ्टवेयर कंपनीज। इस कंपनी ने, IBM ने क्या किया कि जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उनको IBM PC का डिजाइन दिया और कहा कि आप भी इस सिस्टम को डिजाइन करें और डेवलप करें, मींस इसको मैन्युफैक्चर करने का काम करें ताकि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। For the first time, small companies and individuals who never would have imagined owning a personal computer were now open to the computer world. अब कंपनीज में क्या था, सब जगह पे पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज होने लगा। ऐसी कंपनीज जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कंप्यूटर पे काम करेंगे, उन कंपनीज के पास भी कंप्यूटर पहुंच गया और पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर अवेलेबल हो पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकिंटोश की, जो कि एप्पल ने दिया था, जिसको स्टीव वोजनियक एंड स्टीव जॉब्स ने डिजाइन किया था। किस कंपनी में? एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन में। द लीसा वाज द रिजल्ट ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव थ्रस्ट। और ये किसके कंपटीशन में आया था? आईबीएम पीसी के कंपटीशन में। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या थी? ज्यादा थी, तो इसीलिए ये सबकी पहुंच में नहीं था, सब इसको नहीं खरीद सकते थे। दिस सिस्टम डिफर्ड फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर्स एंड इट्स यूज ऑफ अ माउस देन अ क्वाइट फॉरेन कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इन ल्यू ऑफ मैनुअली टाइपिंग कमांड्स। इसमें मैनुअली हमें कमांड्स को टाइप करके इस सिस्टम को यूज करना पड़ता था। However, the outrageous price of the Lisa, देखो जैसे मैंने पहले बताया कि लीसा का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा था और इसीलिए ही लोगों के रीच में या पहुंच में नहीं था। Apple's brainchild was the Macintosh. Like the Lisa, the Macintosh too would make use of graphical user interface. ये क्या कर सकता था? GUI इंटरफेस का यूज कर सकता था। Introduced in January 1984, it was an immediate success. एंड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने इस सिस्टम को यूज करना बहुत आसान बना दिया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या था? जिसमें हम आइकन बेस्ड हमें व्यूज मिलते थे, ग्राफिक्स में व्यू मिलते थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम को यूज करना आसान था। The Apple Macintosh debuts in 1984 and it features a simple graphical interfaces, uses the 8 MHz 32-bit Motorola 68000 CPU and has a built-in 9-inch black and white स्क्रीन। कुछ इस तरह से नजर आता था एंड इसकी जो कॉस्ट थी वो आपके सामने है, लगभग $2500 इसकी क्या थी? कॉस्ट थी। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द कंप्यूटर्स। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने काफी हद तक पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश की है। ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक्स।